हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमें यहाँ पर आपके लिए लेकर हाजिर हो चुकी हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट रहने वाला आपका हिंदी का। ये आपका 25 नंबर का पेपर होता है। 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले भी हमने आपको 2 मॉडल पेपर दे दिए हैं, सभी सब्जेक्ट के 2-2 मॉडल पेपर दे दिए हैं और ये तीसरा मॉडल पेपर आपके लिए आ रहा है। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सभी मॉडल पेपर को देख लीजिए। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जितने भी मॉडल पेपर हैं आपकी प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे दी गई। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर की इसी चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है, तो वहां पर जाकर आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। इसके साथ ही इस मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कहाँ से और कैसे इस पेपर की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो पयोद है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पुंडरीक, जलज, सरोज ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 2, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो आप बताएंगे कि जो सूरदास जी हैं ये वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। कौन? सूरदास जी। ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। ठीक है, वो शब्द आपको बताना है जिसकी आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ पहाड़ के नीचे की समभूमि। ठीक है, इसे क्या कहेंगे आप? तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसे हम अधितैका कहते हैं। क्या कहते हैं? अधितैका। ठीक है, पहाड़ के नीचे की जो समभूमि होती है, ठीक है, समतल, उसे अधितैका कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 4 है। इसमें पूछा जा रहा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप कहेंगे छात्र। ठीक है, वो क्या है? छात्र। अध्यापन और अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कौन है? वो छात्र ही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं। ठीक है, जो 2 अक्षरों के मिलने से बना है, ऐसा कौन सा व्यंजन है जो 2 अक्षरों के मिलने से नहीं बना है? नहीं बना, ये पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, इनमें से 3 व्यंजन ऐसे हैं और जो 2 अक्षरों के मिलने से बने हैं। ठीक है, यानी कि वो संयुक्त रूप से बने हैं। बाकी ये 3 व्यंजन संयुक्त रूप से बने यानी कि 2 व्यंजनों के मिलने से बने। ठीक है, लेकिन ये जो आपका चौथा व्यंजन है ऑप्शन डी, ये यहाँ पर संयुक्त व्यंजन रही नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ से आपके अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम आपको बता देते हैं, इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप इस मॉडल पेपर को आसानी से डाउनलोड कर लीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द अगले महीने में आपकी परीक्षा होने वाली है, जहाँ पर मॉडल पेपर आपको लगातार दिए जाने, इसी तरह से प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, मूल्यांकन के उपकरण बताइए। तो मूल्यांकन के निम्नलिखित उपकरण है, प्रेक्षण हो गया, चेकलिस्ट हो गया, निर्धारण मापनी हो गया, साक्षात्कार हो गया, ये सब मूल्यांकन के ही उपकरण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि जो आधुनिक मीरा है वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो तुलसीदास जी ने अयोध्या में रहकर लगभग 2.5 वर्ष में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। ठीक है, रामचरितमानस जो महाकाव्य है उसका रचनाकार कौन है? महाकवि तुलसीदास जी। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझा दीजिए। तो शब्द की रचना जो है वर्णों से होती है। शब्द में वर्ण तथा ध्वनियाँ निश्चित होती हैं। शब्द 2 प्रकार के हो सकते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिख दीजिए। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के आपके जो शब्द हैं ये होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कालों का विभाजन कर दीजिए। तो काल मुख्य रूप से 3 होते हैं। सबसे पहले आपका भूतकाल जो कि गुजर चुका है, वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, और भविष्य काल जो अब आने वाला है। ठीक है, ये 3 तरह के आपके काल होते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न, अब यहाँ से लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न संख्या 12 है। भाषा में मुहावरों की प्रयोग संबंधी सार्थकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए एवं उदाहरण द्वारा पुष्ट भी कीजिए। तो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। कभी कभी निरंतर प्रयोग और अभ्यास से कोई विषय उक्ति विशेष चमत्कार पूर्ण अर्थ देने लगती है, अतः ऐसा वाक्यांश जो सामान्य तथा शाब्दिक अर्थ की प्रतीति कराकर विशेष अर्थ का बोध कराए मुहावरे कहलाता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, इनका प्रयोग वाक्य में प्रयोग करके ही किया जाता है। मुहावरा क्या होता है? एक वाक्य का अंश होता है, ठीक है। मुहावरा क्या होता है? किसी वाक्य का कोई अंश होता है, ठीक है। तो इनका प्रयोग जो है वो वाक्य में प्रयोग करके किया जाता है, स्वतंत्र रूप में इनका प्रयोग नहीं होता। अपेक्षाकृत साधारण भाषा में मुहावरे में लक्षण शक्ति का प्रयोग होने से भाषा को समर्थ और प्रभावी बनाता है, इसलिए मुहावरेदार भाषा हमें अधिक प्रभावित करती है। जैसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो जो लोग अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं वे मूर्ख होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? वे मूर्ख हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र लेखन से आपका क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्र लेखन का अर्थ है, स्वतंत्र लेखन का तात्पर्य किसी पूर्वाग्रह अथवा वैमनस्य से मुक्त होकर लिखित अभिव्यक्ति करना है। जब शिक्षार्थी शिक्षक के आग्रह अथवा दबाव से मुक्त होकर स्वेच्छापूर्वक अपने भाषा ज्ञान और शब्द भंडार का प्रयोग करते हुए किसी विषय पर अपनी भाषा में मौलिक अभिव्यक्ति करता है, तो वह स्वतंत्र लेखन माना जाता है। ऐसे लेखन में लेखक के अपने विचार तथा अपनी भाषा होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। कबीर के जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। तो कबीर का जीवन परिचय यहाँ पर बताया गया कि महात्मा कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रधान कवि थे। आपके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद भी है, तथापि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर आपका जो जन्म है वो सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी के मगहर में, ये जो यहाँ पर डेट और जगह बताई गई हैं ये उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के शासन द्वारा यहाँ पर प्रकाशित पुस्तक मंजरी के अनुसार जो है वो बताई गई है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर। मुहावरे से आप क्या समझते हैं? मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत। मुहावरा सहज तथा नैसर्गिक होता है, इनका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुहावरों से प्रयुक्त होने वाले किसी शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द को प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर मुहावरे का सौंदर्य तथा भाषागत अर्थ नष्ट हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 16, इसमें आपसे पूछा रहा है कहानी से चढ़ की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा और सरल साधन है। कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है। कहानी जो है शिक्षण का एक रुचिकर साधन भी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, मूल्यांकन क्या है? तो यदि हम मानव की सभी क्रियाओं एवं कार्यों का विश्लेषण करें तो प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसी या उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति अथवा प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न भी करते हैं। उस प्रयत्न या उन प्रयत्नों के परिणाम क्या रहे इसका हम अंत में पता भी लगाते हैं। प्रयत्नों की सफलता असफलता आंशिक सफलता का जिस कारण और जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम क्या है? मूल्यांकन। उसी का नाम क्या है? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन है। किसी हिंदी शिक्षण में भी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किए गए प्रयत्नों की सार्थकता का पता लगाना ही हिंदी शिक्षण का मूल्यांकन है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या आपका 18, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक को सो उदाहरण संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पर बताया गया संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा क्रिया से जाना जाए उसे कारक कह देते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से 8 भेद होते हैं कारक के? पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, उसके बाद संप्रदान, 5वां अपादान, 6ठा संबंध, 7वां अधिकरण और 8वां संबोधन। अपादान कारक यहाँ पर बताया गया है संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है जिसका भाव अलग होने, डरने और शर्माने से है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, मैं शेर की दहाड़ से डर गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी ये जो टोटल क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए और इसमें आपकी आंसर की भी यहाँ पर दी हुई है। आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे मॉडल पेपर हैं। और अगर अभी तक आपने पिछले मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। चैनल पर जाकर आप यूपी डीएलएड 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट के मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट में देखिए, सभी मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने जा रही है, परीक्षा फॉर्म आपके भरवाए जाने लगे हैं। कॉलेज में जाकर आप तुरंत अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद